नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। आज हम रामपुर में हैं और हमारे साथ हमारी हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय आजम खान साहब खुद मौजूद हैं। आजम खान साहब, स्वागत है आपका आईबीएन पर। शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं सर कि आप 8 बार विधायक रह चुके हैं। आप, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि आपके बयानों को इतनी संजीदगी से लिया गया हो, संजीदगी से, कि इलेक्शन कमीशन ने आपके मुंह पर ताला लगा दिया। क्या आप रिग्रेट करते हैं जिस तरीके की बयानबाजी आपने पिछले 15 दिनों में की है? क्या आप रिग्रेट करते हैं जिसके कारण आज आपको चुप रहना पड़ रहा है? सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुझे नोटिस दिया 11 तारीख को, उसका मैंने जवाब दे दिया। 10 तारीख को जो नोटिस दिया उसका जवाब मैंने 11 तारीख को दे दिया और ये इलेक्शन कमीशन में रिसीव हो गया। 11 ही तारीख को वेरी सेम डे इलेक्शन कमीशन मेरे ऊपर सजा का ऐलान कर देता है। मेरा जवाब 2 बजे जमा हो गया 11 तारीख को और इलेक्शन कमीशन मेरा जवाब दिए बगैर 11 ही तारीख को, ये उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन का नोटिस है, ये नेशनल कमीशन का है, 11 ही तारीख को, और इसमें खुद एडमिट करते हैं द रिप्लाईज ऑफ बोथ श्री अमित शाह एंड आजम खान आर स्टिल अवेटेड, यानी अभी तक जवाब नहीं मिला। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने न मेरा जवाब देखने की कोशिश की, न ये जानने की कोशिश की कि मेरा जवाब, जिसके लिए उन्होंने 5 बजे तक का टाइम दिया है, वो जवाब पहुंचा या नहीं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये कि प्रीडिटरमिन्ड मूव था चुनाव आयोग का? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कह रहा है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये कानून नहीं सुना गया आयोग, ये कानून कह रहा है और ये हालात बता रहे हैं। सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जब मेरे खिलाफ नोटिस तैयार हुआ उसी वक्त मेरी सजा का लेटर भी तैयार हो गया और दोनों एक साथ जारी हुए। लेकिन सर मुझे बताइए, सजा इलेक्शन कमीशन ने क्या किया क्या नहीं किया, चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप 8 बार विधायक रह चुके हैं, सन 89 से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े, राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, 4थी बार वजीर भी। इतने वरिष्ठ नेता सर, इतने वरिष्ठ राजनेता को क्या इस प्रकार की टिप्पणियां शोभा देती हैं जिस प्रकार की टिप्पणियां आपकी हैं? कुछ पढ़ के सुना दूं आपको। देखिए, आपने 10 अप्रैल को क्या कहा, आप 11 अप्रैल को कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग का जो नोटिस आया। 10 अप्रैल को आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहा? आपने कहा अगर हम छोटे कुत्ते हैं तो वो बड़े कुत्ते हैं। ये उस संदर्भ में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? दरअसल शोभा का ये आईना आप हमें इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी तो नरेंद्र मोदी से ही पैसा पाते हैं। हम भी यकीनन, मतलब हमसे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पलते हैं उस पर आप, तो मैं आपसे उसी की आवाज बोल रहे हैं आप। आपने जो बात पढ़कर सुनाई है जी, ये क्या वाकया नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा? लेकिन क्या आपने उस वक्त, क्या आपने नहीं, क्या, अरे मैंने तो उनके शब्द कहे। क्यों उस वक्त आप कहाँ थे? बिका हुआ मीडिया उस वक्त कहाँ था जब नरेंद्र मोदी ने हमें कुत्ते का बच्चा कहा था? हिंदुस्तान की नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया, कोई सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल गलत कहते हैं आप। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन टुकड़े टुकड़े होगा, ये चुनाव बाद पता चलेगा। नरेंद्र मोदी कानून से ऊपर नहीं है। क्यों चुनाव आयोग को यह नजर नहीं आया? हम कुत्ते के बच्चे हैं? तो चुनाव आयोग में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान कुत्ते के बच्चे हैं? क्या चुनाव आयोग में बिका हुआ है? क्या चुनाव आयोग में बीजेपी का? एक और आप कहते हैं कि वो कांग्रेस का एजेंट है, दूसरा देखो ब्रदर, मैं ये तो नहीं कहता कौन बिका हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मीडिया ने अपनी साख खो दी है। मैं इसलिए मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजम खान जैसे इतने मंझे हुए, इतने वरिष्ठ नेता, मैंने क्या कह दिया मेरे भाई? रात को रात कह दिया? नहीं कहा, खुदा की कसम नहीं कहा। कुत्ते के बड़े भाई नहीं, कुत्ते के छोटे भाई, ये क्या शैली है सर? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का क्यों नहीं है शैली? वाह वाह, आप हमें तहजीब सिखाएंगे, आप हमें तहजीब सिखाएंगे। क्या कहने हैं, क्या न्याय दे रहे हैं आप? क्या कहने हैं आपके? आप ये न्याय कर रहे हैं हमारे साथ। आपके खिलाफ इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी की मदद आप क्या करेंगे? वो हमें कुत्ते का बच्चा कहते हैं और हमने सिर्फ उनका सेंटेंस दोहरा दिया तो हमने गलती कर ली। देखिए, आपने 8 अप्रैल को क्या कहा? 8 अप्रैल को भाषा की ही बात करना होगी मेरे आजम खान साहब। कारगिल की पहाड़ियों को फतेह करने वाले हिंदू सैनिक नहीं बल्कि मुसलमान थे। अब मैं जानता हूं कि एक पीढ़ी है, मैं जानता हूं कि आप जिस व्यक्ति, आप एक भाषण से आप ये कोट कर रहे थे, लेकिन मैं दोबारा से इसी बात पर आ रहा हूं। क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए, राजनीति करने के लिए, वोट बटोरने के लिए
क्या आप सर सेना का भी दुरुपयोग नहीं कर रहे? इतने बड़ी देश के प्रति नाइंसाफी क्या हो? मेरे ख्याल से आप इतना बुरा संदेश दे रहे हैं देश को। हम सियासत की रोटियां सेकते हैं क्योंकि हम सियासतदान हैं। हमें सरकार, अरे ऐसे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। जी। हम सियासतदान हैं, लेकिन रोटियां सेकते हैं आपकी जुबान में, और आप टीआरपी बढ़ाते हैं देश और समाज को बेचकर, सियासत को बेचकर, कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं इसका सिर्फ एक खाता है पूरी दुनिया में, और वो है लखनऊ विधानसभा में। मेरी देशभक्ति की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि मेरे दामन पर हराम का एक दाग नहीं है। मैं उन देशभक्तों की तरह नहीं हूं, और मैं तो कहता हूं मुझे आइडियल माने, मैं उन देशभक्तों की तरह नहीं हूं जिन्होंने भारत मां को लूटकर विदेशों के बैंक भरे हैं। मेरी जैसी फकीर जिंदगी वाले आदमी को आप सबक सिखा रहे हैं। बड़े मजे की बात है कि मैंने दरअसल कारगिल में जो जंग हुई उसको मैंने इतने वर्षों में इतनी नजदीकी से, इतनी बारीकी से नहीं देखा था जब से मैंने आपका भाषण सुना। अब मैंने कुछ उन लोगों से चर्चा की सर जो कि वाकई उस जंग में शामिल थे। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर राइफल डिवीजन थी, उनमें 11 बटालियन में मुसलमान भी थे, बहुत से लोग शहीद हुए। 8 डिवीजन थी जो कि जोजिला पास द्रास में थी, उसमें कोई मुसलमान नहीं था। 121 डिवीजन थी जो कि कस्कर और कारगिल की पहाड़ियों को उनकी देखरेख कर रही थी, उसमें कोई मुसलमान नहीं था। अब अगर मैं, ये फैक्ट्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, आर्मी के आंकड़े हैं। अब आप कहते हैं कि साहब देखिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शहीद हुए। अभी मैंने आपके सामने देखिए आंकड़े पढ़ के सुना दिए कि हमारे देश की सेना में हिंदू कौन मुसलमान कौन ये नहीं देखा जाता। तो मैं क्यों आरोप नहीं लगाऊं आजम खान साहब पे कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने सेना का भी दुरुपयोग किया, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। अब जवाब दीजिए। मैं कह लूं जी, आंकड़ों के बेसिस पे नहीं है। दरअसल बात यह है कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स और जो टीवी के पर्दों पर बैठकर बहस करते हैं, आर्मी, इंसानियत, अधिकारों का हनन, समानता, आपको हम यहां भी बर्दाश्त नहीं है। आप ये चाहते हैं कि फौज में जो आपने जिक्र किया कि फला जगह मैंने आंकड़े पढ़ दिए सर, देखिए आपके सामने। अब आप अपनी मानसिकता के बारे में खुद गौर कीजिए। मानसिकता? हाँ, बताइए कैसे मानसिकता? आप उस मानसिकता के बारे में खुद सोचिए कि आपने जिस चीज को मुझे रोटियां सेकने वाला कहा, आपने धर्म के नाम पर, मैंने कहीं नहीं कहा कि धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ना, गलत है वो, ये गलत, यकीनन गलत है। मतलब ये कहना कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाले हिंदू सैनिक नहीं बल्कि मुसलमान थे 8 अप्रैल 2014 को आजम खान। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यही, इसी से तो आपकी टीआरपी बढ़ती है। अच्छा, इसी से तो आपके चैनल्स चलते हैं, तभी तो आपको कारपोरेट जगत और बड़े बड़े पूंजीपति आपको नरेंद्र मोदी के माध्यम से पैसा देते हैं। कहा था कि नहीं? मैंने पैसा देता नहीं देता उसकी बात, मैंने जो कहा था वो मैं 1000 बार कह चुका कि कारगिल की पहाड़ियां हमारे खून से रंगी थी, उसकी फतह में हमारा हिस्सा है। हमारा मतलब कौन? मुसलमान। मुसलमान। क्यों आपको बुरा लगता है? बुरा लगने की बात नहीं है। बुरा कहाँ ले जाके फेंक दें इन्हें, किस समंदर में डुबो दें? बुरा लगने की बात नहीं है। कितनी नफरत करेंगे आप अब्दुल हमीद से, कितनी नफरत करेंगे अब्दुल हमीद से आप, बहादुर शाह जफर से कितनी नफरत करेंगे आप, टीपू सुल्तान से कितनी नफरत करेंगे आप, अब्दुल कलाम से कितनी नफरत करेंगे आप? कहाँ लिए जा रहे हैं देश को? कहाँ मीडिया लिए जा रहा है देश को नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए? आप ये बता रहे हैं कि फला जगह सिर्फ हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था, और आपकी पकड़ इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा क्योंकि आप आजम खान ही हैं। नहीं, मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर कि जो बात आपने रखी, मुझे समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप नरेंद्र मोदी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी, हम तुम्हारी बात कितनी मजबूती से कह रहे हैं और हम मुसलमानों को कितना कमजोर कर रहे हैं। आप आरएसएस का एजेंडा पेश कर रहे हैं। यही तो आरएसएस कहता है, यही आरएसएस कहता है, यही आरएसएस चाहता है संविधान खत्म हो जाए, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाए। सच्चाई ये भी नहीं है कि आप ही के सूबे की जो सरकार है, समाजवादी पार्टी सरकार, क्या उसी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जैसे जो तरीके दल हैं उन सबको क्या 84 को उस परिक्रमा की इजाजत आप लोगों ने नहीं दी थी? क्या समाजवादी पार्टी ने नहीं दी थी? क्यों दी थी सर? नहीं दी थी। मेरे नौजवान दोस्त, आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? नहीं दी थी? नहीं दी थी इजाजत।
मैं वजीर होकर कह रहा हूं नहीं दी थी इजाजत, वो भी आपके अखबारों और मीडिया ने गलत झूठा प्रोपेगेंडा किया था करने के लिए। आपने ये कहा कि जो लोग कारगिल की पहाड़ियों पर शहीद हुए वो सिर्फ मुसलमान थे, मैंने आपके सामने सर अच्छा मेरी सब्र से, इसलिए मैं आपसे सब्र से सुन लें। अगर ऐसा हो जाए कि किसी फतह को मुसलमान कर लें अपने मादर वतन की, क्यों? हिंदुस्तान है, इंडिया इज इंडिया। मेरी बात तो सुन लें आप। अरे मेरी बात तो सुन लें आप। मेरा जज्बा, मेरा एहसास तो समझ ले पूरा देश। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मेरा लहू उसे जीत ले, अगर मैं अपने मादर वतन के लिए खून दे रहा हूं तो आपको इतराज क्या है? तो फिर क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आपने ये कहा, क्योंकि आप कहते हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर जिस सरजमी पर जिसका खून बहा मुसलमान था, आप ये कहते हैं मुसलमान का खून नहीं था। तो लेकिन क्यों? ये हकीकत, ये हर तकलीफ है, क्योंकि एक यकीनन चुनाव है, क्योंकि क्यों करेंगे? क्योंकि एक आप चाहते हैं। देखिए पूरा देश इस बात को सुने और समझे इस बात को, आप क्या चाहते हैं देश के साथ। देखिए आपका सच निकल आया बाहर। हाँ, ये मेरा सच है, ये आपका सच है, मीडिया का सच है, ये आरएसएस का सच है, ये नरेंद्र मोदी का सच है। दरअसल आप खुद ही नहीं चाहते कि आपके लोगों का विकास हो, क्योंकि विकास होगा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, उम्मीदें बढ़ेंगी। आप यही चाहते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में घुसे रहे कि आप हैं इसलिए वो। क्या सच है? 2002 का गुजरात भूल जाएं, कांग्रेस का अहमदाबाद, रांची, भिवंडी, जमशेदपुर, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद भूल जाएं और देश की बागडोर, देश की सत्ता उन कातिलों के हाथ में दे दें जो हमारे लहू में लथपथ खड़े हुए हैं। ये चाहते हैं आप? ये ना बताएं लोगों को, मतलब और अब ना बताएं तो कब बताएं? अभी तो देश के बादशाह का चुनाव होने जा रहा है। मतलब 2000 का चुनाव किस चीज? मैं समझना चाह रहा हूं आपके मुताबिक इशू क्या है? आपके मुताबिक सत्ता सेकुलर ताकतों के पास आना चाहिए, इंसानियत के कातिलों और हत्यारों के पास नहीं आना चाहिए। जो लोकतंत्र खत्म कर देना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो विधान को खत्म ये कहे कि किसके टुकड़े होंगे, ये चुनाव बाद पता चलेगा। लेकिन आप ये नहीं, उनके हाथों में सत्ता नहीं देना चाहते। और हम जो लोग ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाए देश, उनके हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आलम खान से सवालों का सिलसिला मेरे बच्चों की ना अंग्रेजी अच्छी है ना हिंदी, एक ही हल है, लर्न बाय फन कोर्स बुक्स। हिंदी